गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन है। देखिए, हम कल जहाँ तक हिस्ट्री पढ़े थे, आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, दिशाएं बहुत हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो हैं 4 दिशाएं हैं मुख्य, और भी दिशाएं हैं, लगभग 8 दिशाएं हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। आशीर्वाद आप लोग लेकर क्या करिए, आगे बढ़िए। देखिए, आज का जो सेशन है हमारा, हम लोग बनाएंगे यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाएंगे। देखिए, बात यह है कि आज हम लोगों को पढ़ना जो है, मेन फोकस करना है बलबन पे करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बलबन से आते हैं। तो बलबन पढ़ने से पहले क्या है कि उसके पहले का थोड़ा सा इतिहास हमारा रह गया था कल का, इल्तुतमिश से संबंधित। तो आप लोग जो गद्दी पर बीच में बैठ रहे हैं, उसका कम से कम डेट और क्या क्या थोड़ा सा काम किया वो क्या करिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको बलबन के पास ले जाता हूँ, क्योंकि सबसे गुलाम वंश का सबसे सफल जो शासक था, कह सकते हैं, वो बलबन ही था। देखिए, तो हम लोग नसीरुद्दीन महमूद जो था, ये गद्दी पर बैठता है, और ये गद्दी पर बैठता है 1246 से 65 तक ये शासन करता है। अब आप लोग बात करेंगे, धीरे धीरे हम लोग मुगल साम्राज्य पर भी पहुंचेंगे। तो मुगल साम्राज्य पे पहुंचेंगे जरूर। तो अच्छा, बहराम शाह को पढ़ा दिए कि नहीं? अभी नहीं पढ़ा है? चलिए, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इससे पहले उसी को देख लेते हैं। बहराम शाह, देखिए, इसका जो शासनकाल रहा, ये 1240 से 1242 रहा। और आप लोग जानते भी हैं, मैं कई बार बताया था कि बहराम शाह कौन है। तो ये इसके बाद शासन करने आता है, बहराम शाह के बाद क्या नाम है इसका? मसूद शाह। मसूद शाह, इसको हम पढ़ाए थे। अब इसके बारे में, मसूद शाह कौन है? मसूद शाह का जो शासन काल है, ये 1242 से 1246 है। और ये किसका पुत्र था, आप बताइए? ये किसका पुत्र था? एक आप लोगों को बताए थे, रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, ये इसी का क्या था? पुत्र था। पीछे हम पढ़ाए थे, ठीक है। इसी का मसूद शाह जो है पुत्र है, और ये 1242 से लेकर 1246 तक शासन किया। और इसकी वास्तविक जो शक्ति थी, इसको बोला जाता था नाइब ए मुमलिकान। इसकी जो वास्तविक शक्ति थी, ये महाजुबुद्दीन के पास थी। महाजुबुद्दीन के साथ। ये जो डेली हमारी क्लास ले रहा है, वो अच्छे से समझेगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि महाजुबुद्दीन कौन था, बहराम शाह कौन था, और मसूद शाह कौन था, और रुकनुद्दीन फिरोज पुत्र किसका था? इल्तुतमिश का था, ठीक है। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो नाइब ए मुमलिकान कहा जाता था। पूरी शक्ति, इसकी जो वास्तविक शक्ति यहाँ पे महाजुद्दीन के पास थी। वास्तविक शक्ति किसके पास थी? महाजुबुद्दीन के साथ थी वास्तविक शक्ति, लिख लीजिए। अब हम आगे आते हैं। ये कुतुबुद्दीन हसन, इसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन, जो कि ये गैर तुर्की था। तो आप लोग ये भी समझेंगे कि अभी तक तो तुर्क लड़ रहे थे, तुर्क थे, भारत में आक्रमण करने, व्यापार करने आए थे। तो यहाँ पे राजगद्दी भी, सिंहासन पे भी बैठा दिल्ली के। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन जो था हसन, ये गैर तुर्की था। क्या था? गैर तुर्की। मतलब कि ये डायरेक्ट तुर्क से नहीं आया था, ठीक है। ये आया, अपने आप को तुर्की कहने लगा, लेकिन ये गैर तुर्क था। जैसे कि आपके परिवार के सदस्य कुछ नहीं होते हैं, तो आप कहते हैं ना कि बगल वाला सदस्य है ये,
हमारे परिवार का नहीं, बगल वाला है, ठीक है, आप ही की जाति का है लेकिन आपके परिवार का नहीं है, ठीक है, कहते हैं लोग। तो वहीं था कि गैर तुर्की था ये। आगे इसके बारे में देखिए, महाजू इसको मरवा देता है ये जो कुतुबदी होता है ना, ये किसको मरवा देता है, किसको मरवा देता है, महाजूबुद्दीन को क्या करता है, मरवा देता है। कुतुबुद्दीन ने महाजूबुद्दीन को मरवा देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मसूद शाह थे, इनका नाम सुने हैं आप लोग, मसूद शाह। मसूद शाह ने देखिए किया क्या था, मसूद शाह ने एक व्यक्ति को जेल से रिहा करवाया था। एक व्यक्ति जिसका नाम था ने नसीरुद्दीन को जेल से क्या किया था, मसूद शाह ने नसीरुद्दीन महमूद को जेल से क्या किया, रिहा किया था, रिहा किया। और वापस नहीं, जानते हो क्या किया, जब ये इसको रिहा किया तो ये समझा कि इसकी शक्ति ज्यादा है मसूद शाह की, अब ये भी राजा बनने की चाह रखता है। तो इसने क्या किया कि नसीरुद्दीन महमूद ने आगे चलकर मसूद शाह की हत्या कर दी। तो लिख लीजिए, नसीरुद्दीन ने मसूद शाह जो गद्दी पर बैठा था, मसूद शाह की क्या कर दी, मसूद शाह की हत्या कर दी। तो सोचिए, इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि आप भला कीजिए लोगों का, लेकिन बड़ा सोच समझ के भला कीजिए। ये तो इसका भी एक चाहत था मसूद शाह का कि नसीरुद्दीन महमूद जो है कि वार बहुत अच्छा करता है, व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो इसने क्या किया कि अपने आप को मंगोलों से बचने के लिए क्या किया कि इसको बाहर निकाला। लेकिन इसका अब चाहत ये हो गया कि अब हम गद्दी पर बैठेंगे, तो नसीरुद्दीन महमूद ने क्या किया, इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हत्या करवाता है तो इस हत्या में सबसे बड़ा जो भागीदार होता है ये बलबन होता है। बलबन देखो, मैं बता रहा हूं आपको कि 40 तुर्क सरदार थे। कौन 40 तुर्क सरदार इकट्ठा किया था, कौन बनाया था संगठन, कौन बनाया था, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश में जो 40 तुर्क सरदारों में सबसे बेस्ट जो सरदार था वो बलबन था। कौन था, बलबन था। और बलबन ने ही कहा था नसीरुद्दीन महमूद को क्या करने के लिए, मसूद शाह की हत्या करने के लिए। ये सब तुर्क सरदार ही आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने क्या कहा, उस समय अमीर ए हाजिब कहा, अमीर ए हाजिब कहता। बात समझ रहे हैं। अब बलबन को ये लगा कि हम तो डायरेक्ट अगर गद्दी पे बैठते हैं तो हमारी आलोचना हो जाएगी, हमको क्या किया जाएगा, गद्दी पे से उतार दिया जाएगा। तो इसको एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जो कि गद्दी पर बैठे हो, क्योंकि ये अयोग्य था ना। सोचिए कि जेल से बाहर आया, जिसने जेल से बाहर किया उसको ही क्या किया, मरवा दिया। तो इसको एक क्लू मिल गया कि अब इनको हम गद्दी पर, बलबन को, कि हम बलबन इनको नसीरुद्दीन को गद्दी पर बैठा देते हैं और वहीं से हम अपना राज चलाएंगे बैकअप के रूप में। बात समझ रहे हैं। जैसे अभी देखो, जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं आप लोग, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जहाँ के हैं आप लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष जो चुने गए हैं अपने ड्राइवर को बना दिए हैं। तो ड्राइवर तो नाम का है ना कि आप नाम के हो अध्यक्ष, लेकिन काम कौन आपके पीछे जो बनाया है आपको वो कर रहा है। तो आपको भविष्य में इस सब चीज से भी बच के रहना है, सोच समझ के रहना है। आगे देखिए कि बलबन ने क्या किया, अमीर ए हाजिब कहा गया। अब गद्दी पर कौन बैठेगा, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, इतना नोट कीजिए।
देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे। नसीरुद्दीन जो महमूद है, नसीरुद्दीन महमूद को क्या किया, बलबन ने गद्दी पर बैठा दिया। और गद्दी पर कब बैठाई, 1246 से लेकर 1265 तक शासन किया। नाम का राजा था और काम कौन कर रहा था, बलबन। ठीक है, तो देखिए नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ये जान लीजिए कि ये इल्तुतमिश का क्या था, कोई बता सकता है? हाँ, ये इल्तुतमिश का जो था पुत्र था, का पुत्र था, सन ऑफ इल्तुतमिश। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जो नसीरुद्दीन महमूद बना राजा या गद्दी पर बैठा दिल्ली के, तो ये कौन था, इल्तुतमिश का पुत्र था। आगे बात होती है कि देखो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सल्तनत काल, सल्तनत काल या गुलाम वंश का औरंगजेब कहा जाता था, औरंगजेब कहा जाता था। आगे इसके बारे में और क्या व्याख्या करनी है, टोपी सीकर, टोपी सीकर, टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, जीवन व्यतीत करता था। देखिए जो उस समय टोपी होती थी उसी को ये सिलता था टाइम पास करने के लिए। ठीक है, इसलिए अब ये गद्दी पर बैठा था, ऐसा मत आप लोग सोचना कि इसको केवल टोपी इसी ना आता था। अब जो व्यक्ति गद्दी पर बैठ रहा है टाइम पास करने के लिए क्या करता था, टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। अगला है, इसने नायब ए मुमलिकात, उस समय इसने जानते हो क्या किया, उस समय अपने शासनकाल में करता क्या है, नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात बलबन को बनाया, बलबन को बनाया। बात आप लोग समझ रहे होंगे कि उस समय नायब ए मुमलिकात बलबन को बनाता है कौन, नसीरुद्दीन महमूद। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है क्योंकि बलबन ने इसको राजगद्दी पे बैठने में बड़ा सहयोग किया था, तो इसने भी क्या बनाया, नायब ए मुमलिकात बना दिया और बलबन को बना दिया। आगे देखिए क्या होता है कि महमूद बलबन का दामाद था, महमूद किसका दामाद था, बलबन का, इसीलिए इतना मेहरबानी थी। इसकी लड़की से, बलबन की लड़की से नसीरुद्दीन महमूद की शादी हुई थी। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, महमूद बलबन का दामाद था, नसीरुद्दीन महमूद बलबन का, और ये था ना, ये था 40 सरदार जो नियुक्त हुए थे उसी में से था, लेकिन इसकी बेटी से क्या किया था, शादी कर लिया था, कौन, बलबन ने। बात समझ रहे हैं आप लोग, नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था और नसीरुद्दीन महमूद ने शादी किया था, सॉरी। आगे 1265 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं क्योंकि ये कल की क्लास जो थी अधूरी क्लास थी, इसको पूर्ण कर देते हैं आज। कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं लेंगे हम, केवल आपसे 2-3 क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे। चलिए बताइए, रजिया सुल्तान की पूर्ववर्ती थी, रजिया सुल्तान
की पूर्ववर्ती थे। चलिए आप लोग बताइए, रजिया सुल्तान से पहले राजा गद्दी पर कौन बैठा था? अरे नसीरुद्दीन महमूद अभी बैठ रहा है, रजिया सुल्तान बहराम शाह। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहराम शाह। आंसर क्या होगा? बहराम शाह। बेटा इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप, बहराम शाह। बताइए इस समय बन रहा है ये, और रजिया सुल्तान कब काम पढ़ा दिया आपको? इससे पहले रजिया सुल्तान से पहले बहराम शाह गद्दी पर बैठा था, ठीक है, जो कि अयोग्य शासक था, इल्तुतमिश का पुत्र था। बात समझ में आ रही है? तो क्या किए कि रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने क्या किया था कि योग्य समझा था राजगद्दी के लिए अपने। आगे दूसरा क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को कहां पराजित किया गया? रजिया सुल्तान को कहां पराजित करके, कहां पराजित करके मार दिया गया? चलिए आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था, और रजिया सुल्तान को कहां पराजित करके मार दिया गया? मैं बता दे रहा हूं, कैथल में। ठीक है, तो बताइए रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? अल्तुनिया से पहले रजिया सुल्तान जो है किसके ज्यादा समीप थी? याकूत। ठीक है, याकूत को क्या किया था? उन्होंने मरवा दिया था, 40 सरदारों ने मिलकर एकजुट होकर, और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था। और बंदी बनाकर बाद में अल्तुनिया जो था उसका तुर्क जो पहला था, इसने क्या किया था कि शादी कर लिया था उससे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम चलते हैं बलबन की ओर। देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये नसीरुद्दीन महमूद जो था इल्तुतमिश का पुत्र था, ये तो पहले ही बन चुका था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये अलग नसीरुद्दीन महमूद है। उसी के नाम पे, नसीरुद्दीन महमूद के नाम पे ही ये था, लेकिन ये और उसमें क्या है, फर्क है। वो तो कब कब का मर गया था। ठीक है, तो ये नसीरुद्दीन महमूद जो है ये अलग है, बात समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए बलबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बलबन 1266 से 1287 तक शासन करता है। इसका शासन बहुत लंबा तो नहीं होता है, 4 इधर 7 उधर, 11 साल का शासन रहता है। कितने साल का? 11 साल का, 11 वर्ष ये गद्दी पर बैठता है। और ये सबसे कितने, 21 साल? अच्छा 21 साल। तो ये जो रहा सबसे क्या था कि बलबन ने सबसे योग्य शासक था तुर्की। ठीक है, और 40 सरदारों में से एक था। तो देखिए इससे पहले हम लोग बात करेंगे, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं। ये बात हो रही है, सत्य के साथ रहना है, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। नींदें पूरी हो या न हो, नींदें पूरी हो या न हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। तो आप लोग क्या करिए कि हिस्ट्री को मैं कहानी जैसा पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन आप क्या करिए घर पे जरूर डिस्कस कीजिए आपस में कि बलबन कैसे गद्दी पर बैठा, बलबन ने क्या क्या किया। आप जब आप अपने वार्तालाप करेंगे, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, पूछेंगे। आज अब तो ज़माना ऐसा हो गया कि आप वीडियो कॉल पे भी हो सकते हैं, दो दोस्त हैं दूरी पर हैं, तो आप ज़्यादा बात न करते हुए आप क्या करिए कि क्वेश्चन तकनीकी को लेकर आइए। ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि कॉपी खोल के क्वेश्चन कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने दोस्तों को, तो ऐसा नहीं है। उसको बोला जाता है ग्रुप क्या बोला जाता है? ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो आप लोग उस पर बल लीजिए। आगे देखते हैं, हम बलबन की बात करते हैं, बलबन ने क्या किया। देखिए इसका वास्तविक नाम कभी पूछ देता है, इसका वास्तविक नाम मतलब घर वाला वास्तविक नाम। तो जो इसका वास्तविक नाम था, इसका था वास्तविक नाम बहाउद्दीन। क्या था?
बहाउद्दीन। उस समय नाम भी बड़ा अजीब अजीब रखे जाते थे। देखिए अब बहाउद्दीन इनका नाम है, बहा देंगे पूरे साम्राज्य को, ठीक है। तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था बलबन का। उपाधि इसको मिली थी, बलबन को उपाधि मिली थी। पहली जो उपाधि थी उलुग खां, उलुग खां। कौन दिया था? नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। आप लोग कहेंगे कि ई सर जी टपक गया था, कैसे देगा? तो बलबन डायरेक्ट थोड़ी ना यहाँ गद्दी पर आके बैठ गया है। बलबन तो 40 तुर्क सरदारों में से एक साहसिक, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा बढ़ाकर, देखो कैसे शादी करता है उसकी लड़की से। तो आप बात समझ रहे होंगे, बलबन की लड़की से कौन शादी करता है? ये तो ये उसी समय ये उपाधि दे दिया था। बात समझ रहे हैं? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसका पूरा नाम जो था, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसलिए रखा गया था क्योंकि ये गुलाम वंश था, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। आगे देखिए इसका शासनकाल, इसके शासनकाल के बारे में बताया जाता है। इतिहासकार बताते हैं इसका शासनकाल, इसका जो है शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश, द्वितीय इलवरी वंश, इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश। इस वंश को एक और नाम से जाना जाता था, बलबनी वंश के नाम से, बलबनी वंश के नाम से। तो बताइए ये किस वंश का शासक था बलबन? तो आप लोग बताइएगा इलवरी वंश, और एक नाम जानते जाइए बलबनी वंश, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसने खुद को ईरानी नायक, इसने खुद को बताया था, इसने खुद को ईरानी नायक बताया था। इसने खुद को ईरानी नायक, ईरानी नायक अफर सियाब का वंशज बताया। अफर सियाब, अफर सियाब का वंशज बताया। बात आप लोग समझिए कि इसने खुद को ईरानी नायक अफर सियाब का वंशज बताया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। देखिए अमीर शिकार, अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार, इसको कहा गया था बहराम शाह के समय, बहराम शाह, बहराम शाह के समय पर बना था। देखिए बहराम शाह के समय ये क्या बना था बलबन? ये अमीर ए शिकार बना था। बात समझ रहे हैं? और इसने अपने आप को ईरानी नायक अफर सियाब का वंशज मानता था, इसलिए इसको इलबरी वंश या बलबनी वंश का शासक बताया जाता था। आगे नाइब ए मुमलिकात, नाइक, नाइब, नाइब ए मुमलिकात, मुमलिकात, नाइब ए मुमलिकात, इसको नसीरुद्दीन महमूद के समय कहा जाता था। नसीरुद्दीन, मैं बताया ना कि ये डायरेक्ट तो शासक किसी को मार कर हुआ नहीं है, इसने चाल चली, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार किया, अपने आप को ये प्रस्तुत किया कि हम भी गद्दी पर बैठने लायक हैं। ये 40 तुर्क सरदारों में से ही एक था। तो देखिए नाइब ए मुमलिकात नसीरुद्दीन महमूद के समय इसको कहा जाता था, नसीरुद्दीन महमूद के समय बना था। इसका कद बढ़ता जा रहा था ना, बहराम शाह के समय देखिए अमीर शिकार था,
और नाइब ए मुमलिकात नसीरुद्दीन महमूद के समय था। देखिए बलबन के विषय में एक कहानी बहुत आती है, कहानी को समझिएगा। देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो तुर्क आए ये अपने जो भी 40 तुर्क थे उनको खरीदा जाता था, उनका व्यवसाय होता था, बाजार लगता था और उनको खरीदा जाता था। अब खरीदा जाता था तो बलबन एक ऐसा था जो दिखने में भी सुंदर नहीं था, जैसे कि बहुत भद्दा था और ये बहुत छोटा भी था। इसके बारे में बेचने वालों ने तो बताया था कि ये बहुत तेज है, दिमाग से तेज है, इसके अंदर फुर्ती बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई राजा आ रहा था तो गद्दी पर जो बैठा था वो इसको खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि ये दिखने से ऐसा था कि कोई लगेगा ही नहीं कि ये बाद में शासक भी बन सकता है या इसके अंदर कोई गुण या हुनर दिखे। तो बलबन एक ऐसा छोटा सा व्यक्ति था कि उसके अंदर कोई गुण नहीं दिख रहा था। तो इसको देखो, खरीदने का काम जानते हो कौन किया था? बहराम शाह ने किया था। और जब खरीदा ना तो लोग कहे कि चलो सबको खरीद रहे हैं, इसको भी खरीद लेते हैं और इसको एक काम दे देते हैं अमीर है शिकार का। उसमें ये भी बताया गया कि ये तो छोटा है, ये कौन सा काम करेगा बेचारा। तो इसमें ये लगा दिया गया कि चलिए ये जाएगा, कम से कम जो घोड़े हैं हमारे उसके खूर उर क्या करेगा, साफ करेगा, उसके बाल वोल साफ करेगा, अच्छे से उसको क्या करेगा, रखेगा। इस मकसद से इसको लाया गया था और इसके अंदर कुछ काबिलियत नहीं देखी गई थी। बाद में ये अपने आप को सिद्ध किया। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही वाली बात थी इसके अंदर। तो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात थी। तो धीरे धीरे इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य को क्या करता है, स्थापित करता है। इस बारे में आप लोग समझिए, नाइब ए मुमलिकात नसीरुद्दीन महमूद के समय बना था। अब आगे बात होती है कि अब देखो अपने अपने आप बड़ाई करता है, क्या करता है कि वह खुद को नियामत ए खुदाई एवं जिले इलाही कहता था, एवं जिले इलाही कहता था। अब बात को आप लोग समझिए, क्यों ये कहता था अपने आप को जिले इलाही या नियामत ए खुदाई। देखिए ये ऐसा राजा था जो कि इससे पहले ऐसे राजा नहीं हुए। ये काम क्या करता था, जैसे इसके बारे में एक मैं बात बताता हूं बलबन के बारे में। इसका पुत्र क्या किया था कि लड़ाई लड़ते समय ग्वालियर का, उस समय मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा होते थे, तो क्या किया था, टपक गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको समाचार लाने वाले जो गुप्तचर होते हैं समाचार लाए और बताए बलबन जी आपके पुत्र नहीं रहे। तो बलबन जानते हो कोई रिएक्शन नहीं देता है, बलबन को ऐसा फील ही नहीं होता कि उसका पुत्र मरा है। और इसके विषय में कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इसके साथ रहते थे या राजा जब ये गद्दी पर बैठा होता था तो वहां पे जनता भी होती थी, तो उस समय कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन ये घर में जब गया, घर में जा जाकर रात भर रोता था, रात भर जोर जोर से रोता था। बगल में जो तुर्क सरदार भी थे इसके शासन में, जो इसके इर्द गिर्द घूमने वाले, इसके समीप रहने वाले, इसको चाहने वाले लोग थे, वहीं इसको क्या करते थे, सुनते थे कि इसको बहुत बड़ा दुख लग गया था। बात समझ रहे हैं? बहुत जोर जोर से रोता था और किसी के सामने आता था तो कोई रिएक्शन नहीं देता था। तो सुबह जब ये अब रात भर जगा होगा, व्यक्ति रोया होगा, तो इसकी आंख भी लाल होगी, तो ये आता था तो लोग इसको देख कर डर जाते थे। और मैं बताया था कि ये ऐसा दिखने में लगता था कि इसके अंदर मतलब कोई राजा की पहचान नहीं थी। मैं आराम शाह के बारे में बताया हूँ, इसको खरीदने से पहले उसको कोई नहीं लग रहा था कि राजपाट करेगा। उसको तो घोड़ा का क्या खूर साफ करने के लिए और क्या क्या करने के लिए, धोने होने के लिए रखा गया था। बात समझ रहे हो? तो इसने क्या किया कि लोगों के सामने कोई एक्टिविटी अपनी फील नहीं की और ये बहुत ही क्रूर शासक था। बात समझ रहे हैं कि दिखावे का शासक नहीं था, ये सब कुछ करता था घर के अंदर और अपने क्या करता था कि लोगों को ऐसा डर माहौल लगे, डर बना रहे लोगों में, इसलिए ये ऐसा काम करता था, इसकी ऐसी नीति थी। बात समझ रहे हैं? कुछ टीचर्स भी होते हैं हमारे जैसे कि बच्चों से रूबरू होने लगते हैं। रूबरू का मतलब होता है, मैं कहा कि मैं एक मेंटर हूं, मैं कभी भी अपने आप को अध्यापक नहीं मानता हूं, टीचर नहीं मानता।
मैं आपका समय समय पे फ्रेंड्स भी हूँ, दोस्त भी हूँ, मैं आपके साथ घुल मिल के रहता भी हूँ। और कभी कभी आप जब ट्रैक से उतर जाते हैं, अनडिसिप्लिन में चले जाते हैं, तो मैं आपको क्या करता हूँ कि पीटता भी हूँ, ये सच्चाई है। तो उसका आप लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं कि सर जी तो हमारे साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, करवा क्या करेंगे। होता है तो अनडिसिप्लिन में आप लोग चले जाते। तो यही जो बात थी, ये बात राजा के सामने भी होती थी, जो गद्दी पर बैठता था। वो जब अपने समीप जो 40 सरदार थे या और भी लोग थे, जनता के सामने अगर वो हंसने बोलने लगे तो लोग समझ जाएं कि राजा हमारे टाइप का है, अब हम डरेंगे नहीं। लेकिन ये डर को स्थापित करने के लिए क्या करता था कि ऐसा काम करता था। बहुत समझदार शासक था। बात समझ रहे हैं आप लोग। अब हम जैसे टीचर भी समझदार हैं, लेकिन इतिहास पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हम नहीं कर पाते हैं। बात समझ रहे हैं। हमको भी क्रूर होना चाहिए कि हमको देखकर आप लोग डरें। ठीक है। तो अनडिसिप्लिन होने का यही बहुत बड़ा कारण रहता है। क्लास में ना आना, टेस्ट से भाग जाना। जब भी टेस्ट होते हैं संख्या कम हो जाती है, क्योंकि टेस्ट निर्धारित समय पर होते हैं, उसका दिन भी निर्धारित होता है। तो जो यहाँ पे आप लोग सुनिए कि जो वह खुद को नियामत खुदाई एवं जिले इलाही कहता था, इतना नोट कर लीजिए। देखिए, अब ये जो था व्यक्ति बलबन, इसको निरंकुशता भरा कहा जाता। निरंकुश, निरंकुश और ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, बलबन ने सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस प्रथा तथा नवरोज त्योहार को शुरू किया। नवरोज त्योहार को शुरू किया। देखिए, इसको गरीबों से लगाव था, ये गरीबों के लिए बहुत ज्यादा काम करता था। ठीक है, क्रूर तो था, लेकिन उस समय ऐसा भी तो था कि कोई मार के गद्दी पर बैठता था, इसलिए इसको क्रूरता भरा कहा जाता था। तो इससे बचने के लिए, 40 सरदारों से बचने के लिए ऐसा करता था ये। लेकिन गरीब लोगों के लिए क्या था, ये बड़ा ही ठीक था। तो सिजदा और पाबोस प्रथा तथा नवरोज त्योहार का इसने शुरू किया था। तो एग्जाम में पूछता है, जैसे कि सिजदा का मतलब क्या होता है, सिजदा का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। जो सिजदा का अर्थ होता है, ये न्यायिक शिष्टाचार होता है। न्यायिक शिष्टाचार, मतलब गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और हमारी जो न्याय प्रणाली रहेगी, ये बिल्कुल सत्य के मार्ग पे चलेगी। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप राजा के बेटे हैं, आप कोई काम करें तो आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये न्यायिक शिष्टाचार वाला था। इसको तुर्क एक, अब इसने देखो क्या किया कि ये परेशान थे लोग सुनते सुनते कि ये सरदार थे, इन राजाओं को मार के अपने गद्दी पर बैठ गए। तो क्या करते थे, बात नहीं सुनते थे तो राजा को हटा देते थे, राजा को मरवा देते थे। 40 सरदारों में ही कोई नियुक्त हो जाता था, कोई किसी का दामाद बन जाता था, कोई किसी लड़की से शादी कर लेता था। तो ये सब बात इसको समझ में आई थी उस समय। तो बलगम ने जो 40 सरदारों की इल्तुतमिश की जो नियुक्ति थी, उसको ही रद्द कर दिया, नष्ट कर दिया। और देखो नष्ट कैसे करता है, आप लोग समझिए। 40 सरदारों से जो बचे थे, इनको छोड़कर, ये भी तो उसी से आए थे, तो जितने बचे थे सरदार, सबको तो चहलगामी को पहले नष्ट किया। जितने रिश्तेदार थे उनके, जितने संबंधित थे, जितने उनके दोस्त थे, मतलब कनेक्टिविटी को क्या किया, पूरा सत्यानाश कर दिया। सबको खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के क्या किया कि सबको मार दिया। तो इसको बोला जाता है
कि कह सकते हैं आप तुर्क ए चहलगामी को नष्ट कर दिया। तुर्क ए चहलगामी चहलगामी को तुर्क ए चहलगामी को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। इसने क्या किया? तुर्क ए चहलगामी को नष्ट कर दिया और मेवातियों के खिलाफ मेवातियों के खिलाफ क्या किया कि लौह एवं रक्त नीति अपनाए। लौह एवं देखिए, अब समझिए कि उस समय ये मेवाती आते थे। बात को देखो, जो समझ लेगा कर लेगा, जो लिखने में व्यस्त है वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको दुआएं टीचर्स की तभी मिलेंगी, टीचर की दुआएं तभी मिलेंगी आपको जब आप टीचर के अगेंस्ट चलेंगे, उनकी बात मानेंगे। बात समझ रहे हैं? 10th वाले जो बच्चे हैं वो अपना तैयारी करें, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो अदर बच्चे हैं उनके लिए ये है कि आप क्या करिए कि वीडियो को देखते चलिए और समझते चलिए चीज़ों को। देखिए, उस समय जब ये बलबन शासन कर रहा था तो मेवाती थे। ठीक है, मेवाती और कह सकते हैं कि खिलजियों में। ठीक है, तो जो मेवाती थे, मेवातियों ने पूरा इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आते थे और ये क्या करते थे? लूटपाट करते थे। अब लूटपाट देखो, बंगाल किए, बिहार किए, अपना यहाँ भी किए, उत्तर प्रदेश किए, बाकी जगहों पर किए। लेकिन गलती मेवातियों की ये हो जाती है कि बलबन जैसे राजा से इन्होंने क्या किया, जहां पे वो किला था उसका, वहां भी गए मेवाती, लूटपाट कर लिए। अब ये बात बलबन को पता चली कि यहाँ तक तो ठीक था, मेरा बेटा बिहार में बना है, वहां तक भी ठीक था, कि नालायक रहा होगा, उससे नहीं संभले होंगे मेवाती, लेकिन ये सब हमारे यहाँ हमारे किले में आकर लूटपाट कर लिए। तो ये बात बड़ा खल जाती है, किसको? बलबन को। तो बलबन को जब खलती है तो इसने नियुक्त करता है 3000 अफगानों की सेना नियुक्त करता है। कितना? देखिए, उस समय कहा जाता था मेवाती थे, मेवाती और खिलजी। देखिए, अब तो धीरे धीरे बलबन की जब मृत्यु हो गई तो क्योंकि अंतिम है शासक गुलाम वंश का, तो खिलजी वंश भी आएगा ना, तो शुरुआत तो पहले से होगी तभी ना आएगा, एकाएक तो हो जाएंगे नहीं। तो देखिए, मेवाती और खिलजी जो कि अफगान थे, अफगानी कैसे थे? अफगानी थे, के बीच लड़ाना, के बीच लड़ाना। अब हुआ क्या वहां कि 3000 अफगानों की भर्ती किया, 3000 अफगानों, आप कह सकते हैं खिलजियों की, अफगानों की नियुक्ति किया। अब आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि सर इसकी सेना इतनी कमजोर थी कि इसको अफगानों की जरूरत पड़ गई। तो अफगानों की जरूरत ये पड़ गई कि जो ये थे मेवाती थे, ये बहुत ही क्या थे? क्रूर थे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। तो बलबन ने ऐलान किया कि किस प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, पूरे देश में आप लोग क्या करिए, भ्रमण कीजिए विश्व में, और हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कि मेवातियों से सामना कर सके। तो 3000 उस समय खिलजी थे, ये भी बहुत ताकतवर थे, अफगानी थे। तो इनको चुनिंदा लोगों को ही चुना, 3000 लोगों को। बात समझ रहे हैं? देखो दिमाग इसका। अब ऐसे व्यक्ति आएंगे तो इन लुटेरों को क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। तो आगे देखिए, इसको एक और नाम से जाना गया, गैर इस्लामिक प्रथा, गैर इस्लामिक प्रथा को लागू
करने वाला व्यक्ति। आप जब इसने अफगानों को लाने लगा तो अपने इस्लाम को देखो, गैर इस्लामिक प्रथा जो थी कि केवल इस्लाम के लोग ही आएंगे, इससे जुड़ेंगे, तो इसने देखो क्या किया कि गैर इस्लामिक प्रथा को भी लागू करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, गैर इस्लामिक प्रथा को लागू करने वाला पहला व्यक्ति बना, और इसने किया क्या कि जो इसने सेना का संगठन किया, इसने सेना का संगठन किया, सेना का संगठन किया, और एक विभाग दीवान ए अर्ज बनाया, दीवान ए अर्ज बनाया। इसने सेना का संगठन किया और एक विभाग दीवान ए अर्ज बनाया। ठीक है, और सेना मंत्री नियुक्त किया इसने जो सेना मंत्री नियुक्त किया उसका नाम था, देखिए सेना मंत्री का काम होता है कि सेनाओं को देखभाल करने वाला, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला व्यक्ति को सेना मंत्री कहा जाता है। तो सेना मंत्री उस समय का था इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क। देखिए अब होता क्या है कि बलबन ने सैनिकों के लिए, बलबन ने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की, लेकिन विफल रहे। विफल क्यों रहे बेटा? क्योंकि उस समय मेवातियों ने क्या किया था कि उनके धन को क्या किया था, लूटना शुरू कर दिया था जगह जगह पे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये विफल हो गया, और बाद में गुप्तचर विभाग, जो इनका गुप्तचर विभाग था, बरीद ए मुमालिक बनाया गया, बरीद ए मुमालिक बनाया। अब देखिए बात होती है कि 1279 का समय आता है, बलबन का शासनकाल बहुत अच्छा चल रहा था, 1279 का समय आता है, 1279, और इसमें होता क्या है कि में एक व्यक्ति आता है तुगरिल बेग, या इसका नाम था आप कह सकते हैं तुगरिल खां। देखिए दोनों नाम से जाना जाता था। 1279 की बात है, में तुगरिल बेग, और इसको तुगरिल खान भी कह सकते हैं, ने बंगाल में विरोध कर दिया, ने बंगाल में विरोध कर दिया। देखिए 1279 में क्या किया, तुगरिल खान या तुगरिल बेग एक ही बात है, ने बंगाल पे क्या किया कि विरोध किया, और विरोध करके जानते हो ये क्या समझने लगा, अपने आप को राजा समझने लगा। अब शासक है उस समय का, दिल्ली पे गद्दी पे बैठा था बलबन। अब बलबन करता क्या है, ये किया क्या, तुगरिल खान ने किया क्या कि इसने फतवा पढ़वाया। क्या पढ़वाया?
उस समय निकाला जाता था। देखिए तुगरिल तुगरिल खान ने, खां है, तुगरिल खां ने अपने नाम का, तुगरिल खां ने अपने नाम का, ने अपने नाम का खुतबा खुतबा पढ़वाया। और क्या किया कि अपने नाम का सिक्का भी बंगाल में चलवा दिया, अपने नाम का सिक्का भी चलवाया। अब देखो गुप्तचरों द्वारा पता लगती है ये बात बलबन को। किसको पता लगती है? बलबन को। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बलबन ने कुछ लोगों को भेजा था इससे युद्ध करने के लिए कि इसको जाओ आप लोग समझा दीजिए, जाओ आप लोग क्या करिए, समझा दीजिए। अब देखिए बलबन नाराज हो जाता है, बलबन नाराज हो जाता है, गद्दी पर हम बैठे हैं और ये अपने नाम का खुतबा पढ़वा रहा है और सिक्का जारी कर दिया। बलबन एकदम नाराज हो गया। अब बलबन ने एक जो कि मोस्ट पावरफुल व्यक्ति थे उसके शासन में, उनको भेजा कि जाओ आप लोग उसको थोड़ा समझा दो, समझ जाएगा तो ठीक रहेगा। तो कौन कौन किसको किसको भेजा देखिए। पहली बार भेजता है बलबन ने भेजा, ध्यान से समझिएगा ये एग्जाम में पूछता है। बलबन ने भेजा बंगाल, किसको भेजा? पहली बार भेजता है अमीर खां, अमीर खां। दूसरी बार भेजता है तितीर को, किसको? तितीर को। तीसरी बार भेजता है शहाबुद्दीन को, शहाबुद्दीन को। ये सब बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे। देखिए पहले बलबन सोचता था कि मान जाएंगे, सब समझा देंगे तो मान जाएंगे। तो देखिए इसको भेजा आमिर खान को, तो बेचारा आमिर खान को बहुत मारा, वो बहुत पटका, कहा कि हम भी बंगाल में ऐसे ही थोड़ी सिक्का चलवा रहे हैं, खुतबा पढ़वा रहे हैं, भगी जाओ, जाओ अपने बलबन के पास। तो ये बेचारा बहुत मारा, इसको भग गया। दूसरी बार फिर तितीर को भेजा, कहा कि तुम बहुत अच्छे समझदार पुरुष हो, बलवान हो, आमिर खान से भी तुम जाओ देखो उसको समझा दो कि मान जाए। वो मानने वाला कहाँ था, इसको भी बहुत मारा और ये भी भाग गया। तो ये भी आया रोते रोते कि बलबन हमको बहुत पटका। तो अब ये क्या करेगा, ये भी आ गया। तो ये हाथ उठाया शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन कहे कि ये सब दिखावे के थे, हम जाएंगे ना बलबन साहब, हम जाएंगे उसको एकदम मार पीट के भगा देंगे। उसकी कहाँ औकात है कि उस सिक्का चलवा दिया, खुतबा पढ़वा रहा है, बहुत मारेंगे, काटेंगे उसको, बोटी बोटी काटेंगे। तो ये किया क्या कि शहाबुद्दीन गया और शहाबुद्दीन को बताया कि बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। लोग तो इतिहासकार बताते हैं कि शहाबुद्दीन को चप्पल पहना कर, सुना था वो भी कि ऐसे से कहा था कि आएगा तो उसको बहुत काटेंगे हम। तो ये चप्पल का माला पहना कर कहा कि जाओ बलबनवा को बता देना कि ऐसी ऐसी बात है, हम यहाँ के राजा हैं, ऐसे थोड़ी बने हैं। अब ये बात एकदम बलबन को बुरी लग गई कि हम अपने, अब ताकतवर लोगों को, जो वीर पुरुष होते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई काम करना है, आपका सबसे, आपकी माता जी बीमार हो गई, आपके सबसे सबसे अच्छे जो मित्र रहेंगे उनको आप कॉल करेंगे और वो पैसा जुटाने में या कुछ करने में या ले जाने में असफल हो जाएंगे, तब आप खुद जाएंगे वहां पे। बात समझ रहे हैं? सबसे पहले तो उस केस में आप ही जाएंगे, लेकिन समस्या यह है कि जब आपको विश्वास रहेगा दूसरे लोगों पे तो आप उन्हीं को भेजेंगे। अब जब भेजेंगे असफल हो जाएंगे तो आप खुद जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए जो बात होती है कि बलबन का जन्म हुआ था, बलबन का जन्म हुआ था 1190 में। आप लोग कहोगे कि सर जी ये बलबन को जन्म को तो बारे में आप पढ़ाए नहीं, तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। देखो बलबनवा का जन्म हुआ था 1190 में, और जब ये युद्ध करने वाला था 1179 में, अब देखो यहाँ पे 1279 में अब युद्ध हो रहा है कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे हो रहा है? बंगाल में। अब बताइए इसकी उम्र कितनी हो गई, उम्र बताइए कितनी हो गई?
अच्छा ये 99 होगा ना, ये 99, इसका जन्म हुआ था 1199, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। तो ये बताइए कि कितने साल का हो गया इस समय? 80 साल का ये बूढ़ा व्यक्ति हो गया, 80 वर्ष का। और ये इतना क्रूर शासक था कि इसके आगे हिम्मत नहीं थी किसी की कि कोई भी कुछ करे मेवातियों को छुड़ाकर, क्योंकि मेवाती भारी संख्या में थे। तो उनका क्या था कि लूटपाट करते थे, तो इतना उनको सीरियस नहीं लेता था। लेकिन अब बात गद्दी की आ गई है, अब तो यहाँ से शुरुआत विरोध हो गया बंगाल से, तो अब तो दिल्ली तक तो जइबे करेगा। तो ये क्या किया, सोचिए कि 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति मैदान में आ जाता है अपनी सेना के लेकर। पहले नोट कीजिए, देखिए ये जो तुगरिल खां था, तुगरिल खां या तुगरिल वेग, ठीक है, ये था ना। अब बलबन का क्या किया था कि बहुत दिनों से युद्ध नहीं लड़ा था, और बलबन ने क्या किया कि अपनी सारी सेना लेकर कहा कि हमारे सैनिकों तुम जाओ पूरे बंगाल को घेर लो। पहले तो पूरे बंगाल को आप घेर लो, जहां वो है पूरी अपनी सेना लगा दिया, पूरे बंगाल को घेर लिया गया। बंगाल को क्या किया गया, घेर लिया गया, चौतरफा बंगाल को क्या किया गया, घेर लिया गया। अब इसके सैनिक गए, बलबन के सैनिक, और बलबन के सैनिक ने उठा उठा के पटका, इसको खूब पटका, और पटका इतना पटका कि मृत्यु पा गया। क्या किया, ये मृत्यु हो गई इसकी। बात समझ रहे हैं? तुगरिल खां को इतना पटके सब घेर कर, अब सोचो कि इसके पास भागने की जगह नहीं थी। इसके पास लोग बताते हैं इतिहासकार कि 40 से 45 जो इसके सहयोगी थे तुगरिल वेग के, इसके साथ भाग रहे थे, और रास्ते में कहीं और भाग रहे थे, इसके साथ नहीं कोई गया। जैसे सीधा भाग रहा था तो ये सब जान बचाने के लिए कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, तो बचा अकेले बेचारा। और जब सैनिकों ने पकड़ लिया तो पकड़ के इतना पटका कि बेचारा ये क्या किया गया, टपक गया। और जब टपक गया तो इसको लाए सब किसके पास, बलबन के पास। किसके पास लाए, बलबन के पास लाते हैं। और बलबन के पास जब लाते हैं तो पूछता है एग्जाम के किस बाजार में लाते हैं, तो बाजार का नाम था, बंगाल के अंदर ही था, बाजार का नाम था मुर्शिदाबाद। ये एग्जाम में पूछता है, मुर्शिदाबाद। अब देखिए मुर्शिदाबाद में बलबन के सामने लाते हैं इसके सैनिक, किसका लाश लाते हैं जी, तुगरिल खान का। अब बेचारा तुगरिल खान मरा पड़ा है। अब देखिए होता क्या है, ये जब रहता है इतना, तो कोई जब तक बलबन शासन किया था कोई उसके विरुद्ध इस तरीके से नहीं गया था तुर्की, लेकिन ये गया था। अब इसको बात बुरी लग गई कि हम इतना शासन किए, कोई हमको बोला नहीं, ये बीच में हमारा विरोध कर दिया। अब इसको इतना बुरा लगा कि इसका पहले तुगरिल खान का ये क्या किया कि खाल पूरा नोचवाया। खाल का मतलब होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि चमड़ा, चमड़ा पूरा बाहर करवाया। और उस लोग बताते हैं कि चमड़े में कुछ ऐसी चीज हो रही कि भर के उसको पूरा घुमाया गया बंगाल, और लोगों में की दहशत आ जाए कि हमारे साथ क्या किया। इतना ही नहीं किया, मुर्शिदाबाद में जितने तुगरिल खां के संबंधी थे, संबंधी का मतलब समझ रहे हैं, रिश्तेदार, रिश्तेदार, इससे जुड़े व्यक्ति, किससे जुड़े, जुड़े व्यक्ति, तुगरिल खां के जितने जुड़े व्यक्ति थे सबको कहा कि 2 दिन के अंदर में इनको खोज लाओ। जो साथ दिया था विद्रोह करने में सबको खोजा गया, और सबको लाकर एक जगह मुर्शिदाबाद बाजार में एक बड़े बड़े खंभे लगाकर सबको क्या किया गया कि सूली पर चढ़ा दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। अब इसने अपना खतवा किया, क्या किया कि ये जो सिक्का चलवाया था ना, ये बंद होना चाहिए, और भविष्य में सबको हिदायत दे
कि अगर कोई ऐसा करता है बलबन के समय में तो उसकी भी यही होगी जो सजा मिली है किसको, तुगरिल बेग को। बात समझे आप लोग? अब इतना जो सुनेगा व्यक्ति, इतना उसके सामने होगा तो नाम लेगा कभी उसके विरोध में जाने का। तो अब क्या करता है कि बेचारा जो बलबन था, बलबन के साथ उसका बेटा भी गया था मुर्शिदाबाद। लिख लीजिएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में। बलबन के साथ उनका बेटा भी गया था और युद्ध को देखा। और देखिए अब लोगों के सामने क्या करते हैं कि बलबन का बेटा का नाम था बुगरा खां। अब देखिए होता क्या है कि बलबन करता क्या है, कहता है ना, उसकी मुंडी पकड़ लेता है, ऐसे पकड़कर उसको तान देता है अपने बेटा को, और कहता है कि देख बेटा, तुमको अब बंगाल पे बैठना है गद्दी पर, और अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ किया भविष्य में तो तुमको भी इसी तरह लटकाएंगे। क्योंकि उस समय दौर चल रहा था ना, कोई पिताजी को मार दे रहा था, कोई दामाद को मार दे रहा था, कोई जीजाजी को मार दे रहा था। तो इस सजेशन दिया बुगरा खान को कि देखो ऐसा करोगे तो हम भी तुमको सूली पर लटकवा देंगे। तो इसलिए ये बेचारा डर गया बुगरा खान। गद्दी पर तो बैठा लेकिन कभी भी राजा बनने की चेष्टा नहीं की, कहा किसी तरह हम बिता लें। अब सोचो बेटा डर रहा है किससे, पिताजी से। बात समझ रहे हैं? उस समय का दौर था। तो इसको जिम्मेदारी मिली। तो यही बात पूछता है कि गर्दन पकड़कर किसको जिम्मेदारी मिली थी, किस बेटे को, बुगरा खान को। तो इतना नोट कीजिए। देखिए अब होता क्या है कि बंगाल का जो शासन है ये बुगरा खां हो जाता है इसके पास, ठीक है। अब इसी समय क्या होता है कि इसके समय 1279 से 1285 तक मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल क्या किया, आक्रमण किए। मंगोल आक्रमण हुए। और फिर क्या होते हैं कि 1287 में, देखिए बलबन को परास्त करने वाला कोई व्यक्ति था नहीं दुनिया में। तो 1287 में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा पाते हैं। 1287 में इसको बीमारी हो जाती है। 1287 में बलबन बीमार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे बेटा 1199 में पैदा हुआ और 1287 में मरा तो बहुत न जिया जी। कितना जिया? 87-88 साल जिया, तो कम नहीं जिया। बीमार हो गया बेचारा, इतना क्रूर शासक था। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका मकबरा बना तो पूछता है बलबन का मकबरा कहाँ बना? मकबरा बना गदौ, दिल्ली का शासन कर रहा तो दिल्ली में बनेगा। मकबरा बना नई दिल्ली में बना। नई दिल्ली की स्थापना ये स्वयं किया था। आगे इसका एक महमूद का पुत्र था जो बलबन का पोता था, कैकुवाद। ये कौन था? महमूद का पुत्र। और ये था बलबन का पोता। इसको लिख लो, बलबन का पोता, क्योंकि बलबन के पास बहुत सारे पोते थे। ठीक है, तो एक ये वाला क्या किया था कि मकबरा का निर्माण कराया। ठीक है, महमूद का पुत्र।
बलबन का पोता। और इसने क्या किया, एक काम और किया कि किलो खरी का किला बनवाया, क्या किला बनवाया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, रियल में अच्छी लगती हो, तो आप एक शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए और अगले सेशन का इंतजार करिए। तुम चलने का हौसला रखो, हम तुम्हारे पग पग पे साथी बनेंगे। तुम चलो तो सही, ठीक है, सपने देखो तो सही, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए। इतनी लंबी क्लास है 1 आवर की, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।